Hello, here is Mosmi. Welcome back to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. NCERT textbook of Science class 7 chapter 8 Winds, Storms and Cyclones part 1. If you like the video, then please press the like button and subscribe the channel. So let's start Winds, Storms and Cyclones part 1. विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ये सुनने से विंड सुनने से हमको लगता है कि धीमी सी हवा बह रही है। स्टॉर्म हुआ तो लगता है थोड़ा तूफान आ गया है। और साइक्लोन मतलब होता है जैसे बड़े पैमाने पे हमारा कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज नेचुरली हो रहा है। तो फिर इसी के बारे में हम ज़्यादा किसके नाम जुड़े हुए सुने हैं? उड़ीसा के बारे में, कि उड़ीसा में अक्सर ये साइक्लोन शब्द जुड़ा हुआ होता है कि अभी आने वाला है, ऐसा ऐसा सब होने वाला है। तो फिर आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। उड़ीसा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विद विंड स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर ऑन अक्टूबर 1999। तो फिर 1999 में ऐसा हुआ था, अक्टूबर 18 को एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में जिसका स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। तो फिर इसी में 45,000 हाउसेस जैसे स्मैश हो गया था और उसमें 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। आप सोच पा रही हैं कितनी बड़ी हादसा हुआ था। तो ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। पर सिर्फ इसी के साथ ही उसका दुख खत्म नहीं हुआ। उसी ईयर फिर से अक्टूबर 29 को आ गया और एक साइक्लोन और बड़ी तेजी के साथ जिसका स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज accompanied by वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर है। और उसी में जो वाटर वेव्स उसका ऊंचाई कितना था पता है? 9 मीटर ऊंचा था। तो thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. तो फिर 9 मीटर ऊंचा अगर समुंदर का वेव्स का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे एरिया अंडर द सी वाटर आ जाएगा, उसके चपेट में आ जाएगा। तो फिर उसी हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर हुआ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सारे बहुत अफेक्टेड हुआ था। तो ऐसे होता है ये साइक्लोन। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये साइक्लोन एक्चुअली है क्या और ये बनता कैसे है? व्हेयर आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने क्षतिकारी होता कैसे, क्यों है? In this chapter, we shall seek answers to some of these questions. इसी का सारे आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे मन में और सवाल नहीं रहेगा। We begin with some activities involving air. तो फिर हम पहले चलते हैं कि एयर, विंड, ये सब का प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में हम अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। These activities will clarify some basic features concerning cyclone. तो फिर हमें साइक्लोन के बारे में पता चल जाएगा। Before we begin, remember that the moving air is called the wind. हमको जानना चाहिए कि wind क्या है। wind क्या है? एयर और wind इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिर मूविंग एयर, जब हवा बहता है उसको wind बोलते हैं। तो एयर जब मूविंग एयर होता है उसे wind बोलते हैं। 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और इसे एयर जो है हमको लगता है ये तो कुछ नहीं करता, यूं ही रहता है, पर नहीं, इसका भी एक अपना प्रेशर होता है। जहाँ पर एयर होता है वहाँ पर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, चारों ओर देता है, प्रेशर देता है। तो यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको पानी गर्म करना है। इसमें क्या करना है आपको? टेक ए टिन कैन विथ ए लिड। एक टिन कैन लीजिए जिसका एक कवर होगा, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। उसको आधा पानी भर लीजिए। फिर द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। और उसको एक कैंडल फ्लेम में उस कैन के पानी को आप गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। और पानी को फ्यू मिनट्स बॉयल भी होने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल। और उसके बाद कैंडल को आप बुझा दीजिए। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। अब आप उसका कवर को टाइटली ढक दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, क्योंकि ये हॉट कैन है और आप छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ हादसा ना हो जाए। आप ये सारे काम बहुत केयरफुली कीजिए। पुट द कैन केयरफुली इन ए सेलो मेटालिक वेसल और ए वॉश बेसिन। अब आप उसको लेके एक वॉश बेसिन के नीचे रखिए और उसके ऊपर फ्रेश एयर डालिए, फ्रेश वाटर डालिए। तो अब क्या होगा? उसका शेप क्या वहीं के वहीं रहेगा?
या फिर कुछ परिवर्तन भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए उसका शेप तो पूरा ही बिगड़ गया है, और ये क्यों बिगड़ गया है इसका कारण हम अच्छी तरह समझ लेंगे। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टर्टेड? उसका ये शेप ऐसे बुरा हाल क्यों हो गया है? इफ यू कैनॉट गेट ए टिन कैन, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, फिल इट विथ हॉट वाटर। अगर आपको कैन नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये काम प्लास्टिक बोतल से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, प्लास्टिक बोतल में हॉट वाटर भर लेंगे और फिर एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। आप उसको फिर तुरंत खाली कर देंगे और खाली करते ही उसका कैप को बंद कर देंगे। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, और उसी बोतल को, यानी कि आपको पता चल गया कि प्लास्टिक बोतल अब गर्म हो गया है क्योंकि उसमें गर्म पानी हमने भरा था, तो उसको वाटर टैप के नीचे रखिए। तो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। क्या हुआ अब? व्हेन यू फ्लाई ए काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? जब एक काइट आप फ्लाई करते हैं, आपके पीछे से आता हुआ क्या विंड उसको हेल्प करता है? तो इफ़ यू आर इन ए बोट, अगर आप एक बोट में जा रहे हैं, एक नैया में जा रहे हैं, इज इट इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू? अगर पीछे की ओर से हवा बह रहा है, क्या आप जल्दी जल्दी जा पाएंगे? तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड ए बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? जिस दिशा से हवा बह रहा है उसके उल्टा दिशा में अगर आप साइकिल चलाएंगे तो क्या आप जल्दी जल्दी जा पाएंगे? ये आपको ये सब के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हाँ, जब आप साइकिल चलाते हैं कि उल्टा दिशा होने से आप इतना तेजी से नहीं चला पाते हैं जितना फोर्स ले आप पेडल लगाते हैं, है ना? तो हमको दिक्कतें होता है। उसका मतलब ये कि एआर हमको एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि तुम मत आओ, वो भी अपनी ओर से हमको पुश करता है। यू नो दैट वी हैव टू फील एआर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। तो फिर हम ये जो हवा भरते हैं बाइसाइकिल की ट्यूब में क्यों भरते हैं? उसको टाइट रखने के लिए। ऑल्सो यू नो दैट ए बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बस्ट। हाँ, अगर जितना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा आप उस साइकिल के ट्यूब में हवा भर देंगे तो फट भी सकता है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? ये एयर का ट्यूब के अंदर काम क्या है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। एक्चुअली ये क्यों देते हैं? क्योंकि वो ट्यूब को उसका शेप देता है, उसका टॉनेस मेंटेन करने के लिए उसको मदद करता है ताकि हम अच्छी तरह चला पाए और साइकिल अच्छी तरह रोल करें। ऑल दिस एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्जर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ ना कि एयर प्रेशर एक्जर्ट करता है। तो इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड। तो फिर इसी वजह से ही जो किसी कहाँ पर बैनर लगा हुआ होता है या फिर बनाना ट्री का पत्ता देखे होंगे कैसे फड़फड़ाता है, ये सब इसीलिए ही फड़फड़ाता है ये, क्योंकि एयर उसके ऊपर प्रेशर एक्जर्ट करता है। इज ब्लोइंग। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस व्हिच शो दैट एयर हैज प्रेशर। तो फिर इसी सब से आप और भी देख सकते हैं कि एयर का प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्टर्टेड। अच्छा, तो फिर ये कैन डिस्टर्टेड क्यों हुआ? तो फिर इसका डिटेल में हम वजह क्या है पता करेंगे। एच वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन। जैसे ही कैन के ऊपर गर्म पानी डाला गया, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। आप समझ रहे हैं ना? एच वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही इसमें गर्म पानी डाला गया तो ठंडा पानी डाला गया तो कुछ स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। इसके अंदर जो स्टीम था वो पानी हो गया। तो जैसे स्टीम कम हो गया, इसका मतलब है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अंदर का कुछ एयर जो वो कंडेंस हो गया, मतलब एयर का मात्रा कम हो गया। द प्रेशर और इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, क्योंकि एयर कम हो गया इसीलिए अंदर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। देन द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड। तो कैन की बाहर की हवा जितना प्रेशर दे रहे थे वो ज़्यादा है और कैन के अंदर की हवा की प्रेशर कम है। इसी वजह से द कैन गेट कंप्रेस्ड। समझे? क्लियर? दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्जर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि एयर एक्जर्ट्स प्रेशर।
हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेनिड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जब हाई स्पीड विंड बहता है तो फिर उसी जगह का एयर प्रेशर वो रिड्यूस कर देता है, तभी तो बाकी जगह से एयर प्रेशर ज़्यादा है और उधर से जोर से हवा उसी कम प्रेशर वाले एयर की जगह को फिल करने के लिए आ जाता है चारों ओर से। इसको हम और अच्छी तरह देखेंगे आगे। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को बॉल जैसा साइज बना दीजिए। फोल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। आप देख रहे हैं जैसे फिगर में देखा गया है, बोतल की माउथ में आप वो छोटा बॉल किया गया पेपर को, बॉल से किया पेपर को आप रखेंगे। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। अब आप बोतल के मुंह में एयर ब्लो करेंगे, फूकेंगे, तो फिर जैसे वो पेपर का बॉल अंदर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? ट्राई द एक्टिविटी विथ बोटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, आप डिफरेंट साइज बोतल लेके ये वाला एक्टिविटी ट्राई करिए। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स। आपके फ्रेंड को भी बोलिए, कहीं उससे वो जल्दी हो जाए। द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, कि क्या आपका फ्रेंड वो पेपर बॉल को अंदर धकेल पाएगा? तो ये नहीं हो पाएगा और इसका कारण आगे डिटेल में है, ऐसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्योंकि जब वो वाटर बॉटल की माउथ पर हम फूकेंगे, हवा ब्लो करेंगे, तो फिर वहाँ का प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जो एयर बोतल के अंदर है वो भी तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और बोतल की अंदर की एयर की प्रेशर ज़्यादा है और आपके एयर फूंकने के कारण जहाँ पर वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, इसीलिए हम बॉल को अंदर की ओर नहीं धकेल पाएंगे, क्योंकि बोतल की अंदर की एयर का प्रेशर ज़्यादा है। ये बात आगे समझी जाएगी। Pearlie and Bhujo are thinking about the following questions. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? तो एक्टिविटी 8.3 में ऐसे ही हम और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ब्लो द बैलून्स। 2 बैलून को आप उसमें हवा भरिए। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, ब्लो ऑफ बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग। अब ऐसा कीजिए, 2 बैलून लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए और दोनों को हवा दे के फुला दीजिए और उसको जैसे देख रहे हैं सेम साइज करके ब्लो अप बोथ द बैलून्स टू एक स्ट्रिंग में आप उसको बांधिए। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक। एक साइकिल स्पोक में दोनों बैलून को आप टांगिए और दोनों के बीच 8 to 10 सेंटीमीटर गैप रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है? ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स। दोनों बैलून के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, लड़का को मुंह दिख रहा है, उसी जगह पर आप एयर ब्लो कीजिए, फूंकिए। तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लग रहा है? दोनों को फूंकने से दोनों चीज़ और उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 8-10 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है और वो ज़्यादा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। मैं अभी समझा देती हूँ, बाद में हम जल्दी पढ़ लेंगे। तो जब आप इसी दोनों बैलून्स के बीच फूकेंगे, हवा देंगे, तो फिर उसी जगह एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो बाकी इसके चारों ओर का एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बीच में जहाँ आप फूकेंगे वहाँ का प्रेशर कम होगा, लघु चाप होगा। तो इसे गुरु चाप से बाहर वाला ज़्यादा प्रेशर एरिया से हवा कम प्रेशर वाला एरिया में तेजी से बहेगा। तो फिर दोनों बैलून और भी पास हो जाएंगे। एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट? तो होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लीजिए जिसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर और जिसका विड्थ है 3 सेंटीमीटर। उसको आपकी थंब और 4 फिंगर में पकड़ के, जैसे 8.5 चित्र में दिखा गया है, ऐसे आप उसको फूकेंगे, ब्लो, एयर ब्लो करेंगे। देख रहे हैं, ये है पहले वाला। तो आपको ये कहना है कि पहले वाला जो दिखा गया है ऐसे होगा हालत, या फिर दूसरे वाला चित्र में जो दिया गया है हालत ऐसे होगा। पहले थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहले को लगा
कि थिंग्स स्ट्रिप्स विल बी लिफ्टेड ऑफ हो जाएगा, भुजो बोलता है कि नहीं स्ट्रिप डाउन हो जाएगा। देखते हैं किसकी बात सच होता है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। ये तीनों केस में क्या क्या हो रहा है आइए डिटेल में समझते हैं। वेयर द ऑब्जर्वेशंस अलोंग द लाइन्स यू थॉट, do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by reduced air pressure? तो फिर हमने पहले भी कहा था कि जब जब आप increased wind speed, जितना तेजी से आप फूकेंगे, इसके साथ साथ एयर प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो when we blow into the mouth of the bottle, जब हमने बोतल की माउथ पे फूंका था तो the air near the mouth has higher speed, तो एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, एयर का स्पीड ज़्यादा था, इसका मतलब है प्रेशर कम था। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर, एयर प्रेशर बोतल के अंदर ज़्यादा था देन नियर द माउथ, और माउथ के पास एयर प्रेशर कम था और बोतल के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा था। द इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट, और इसी हिसाब से वो अंदर की ओर उसको बॉल को जाने नहीं देता और अंदर की हवा उसको बाहर की ओर धकेलता है। एंड इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स। 8.3 में आपने देखा था जब दोनों बैलून्स के बीच आपने फूंका, दे मूव्ड, वो दोनों मूव किए और ज़्यादा पास पास हो गए, टुवर्ड्स ईच अदर, दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों बैलून और भी पास हो गए। जो 8 से 10 सेंटीमीटर का दूरी था दोनों के बीच, अब तो और भी पास हो गया। हाउ कुड दिस हैपन? अरे ऐसे कैसे हुआ? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेर समहाउ रिड्यूस्ड। ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बैलून के बीच जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया, तो द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो फिर बैलून के चारों ओर जो हवा है उनका प्रेशर तो ज़्यादा है, इसीलिए वो दोनों धकेल देते हैं दोनों बैलून को एक दूसरे के पास होने के लिए। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट, एक्टिविटी 8.4 में आपने क्या देखा? व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, जब आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो किया तो इट वेंट अपवर्ड, ये ऊपर उठने लगा। क्यों? अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। स्ट्रिप के एबव की एयर, स्ट्रिप के ऊपर की एयर को आपने ब्लो किया, यानी कि स्पीड ज़्यादा होने के कारण उसका प्रेशर लघु चाप हो गया, तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर एरिया से ऊपर वाला कम प्रेशर एरिया को हवा ब्लो किया, इसीलिए वो ऊपर उठ गया। तो वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब उसे अच्छी तरह जान लीजिए कि जब जब विंड का स्पीड इंक्रीज करेगा तब तब एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स और बिल्डिंग्स? आपने देखा होगा कि ऐसे उड़ीसा में और एक बार आया था, तो उसका हॉस्पिटल एम्स का कैसे बाहर वाला छत हवा में उड़ रहा था, इतना बड़ा छत उसका पटिको था। तो फिर कैन यू इमेजिन दैट what would happen if high speed winds blew over the roof of building? अगर रूफ के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर बहुत जोर से स्पीड से अगर जाएगा हवा, तो फिर रूफ भी, और अगर रूफ वीक है तो फिर वो भी दे कुड बी फील लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, वो ऐसे ऊपर उठ के बह जाएगा, हवा में बह जाएगा। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस, ये तो टीवी में दिखाया था, आपको याद होगा, ग्रीन वाला छत था। तो फिर इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ winds आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। इससे विंड कैसे कभी कभी रेन लाता है और कभी कभी हमारे लिए तो महाकाल बन जाता है। आइए देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब एयर बहता हुआ एयर को कहते हैं विंड। तो एयर मूव्स फ्रॉम, air generally moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। ठीक है, तो विंड कहाँ से कहाँ तक बहता है? हाई प्रेशर वाली एरिया से लो प्रेशर वाली एरिया, या फिर गुरु चाप से लघु चाप की ओर बहता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स।
और ये प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आपका विंड का स्पीड भी इतना ज़्यादा होगा। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर? तो फिर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड होता कैसा है हमारे प्रकृति में? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व? क्या इसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी इन्वॉल्व है क्या? इसके साथ रिलेटेड है क्या? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर इसी का भी हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। 8.3 एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। एयर जो है उसको हीट करने से एक्सपांड करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो छोटा एरिया में एयर होता है वो अब फैल कर ज़्यादा एरिया, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यही है इसका मतलब, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। गर्म करें तो फैल जाता है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। तो फिर जैसे चित्र में दिखा गया है, तो फिर उसके ऊपर, उसके नेक के ऊपर कैन यूज ए टैप टू मेक इट टाइट। टाइटली एक बैलून को डाल दीजिए, बांध दीजिए ऐसे। pour some hot water in a beaker। एक बीकर में हॉट वाटर भरिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। और वो बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में भर लीजिए। तो फिर क्या होगा? ओवर फॉर 2 to 3 मिनट्स, ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। बैलून के शेप में कुछ चेंज है क्या? आप देखिए। टेक द ट्यूब आउट। अब आप ट्यूब को बाहर निकालिए। लेट इट कूल डाउन। अब इसको कूल डाउन कीजिए इन द टू द रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर। पहले देखिए हॉट था, फिर रूम टेम्परेचर, इसके बाद देगा कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कूल करेंगे। टेक सम आइस कोल्ड वाटर। देखा तो 3 केसेस यहाँ मेंटेन है, एक तो हॉट वाटर और एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक आइस कोल्ड वाटर इच अनदर बीकर एंड फ्लैश द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। आप देख रहे हैं तीनों कंडीशन में। पहले कंडीशन में कैसा है बैलून, सेकंड कंडीशन में जब हॉट वाटर मिल गया तो कैसे टूंग करके वो खड़ा है, और थर्ड केस में वो पूरा चिपका होकर है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। बीच वाला केस में जब हॉट वाटर मिल गया तो फिर वो कैसे इन्फ्लेटेड होकर है। व्हाई इज द सेम बैलून डिफ्लेटेड when the tube is kept in cold water। और हमने थर्ड केस में जब कोल्ड वाटर मिल गया वो पूरा मुंह लटका के डिफ्लेटेड होके है बैलून का। देख रहे हैं ना। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या इससे हम ये नतीजा निकालेंगे क्या कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि एयर को जब हम गर्म करते हैं तो फिर वो फैल जाता है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। तो जब बॉइलिंग ट्यूब होता है और वो कूल्स डाउन होता है तब क्या होता है? तो फिर ऐसे इसका भी बहुत इफेक्ट है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगले वाला जो एक्टिविटी है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। एक्टिविटी 8.6। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑन द ऑफ द सेम साइज। हैंग द 2 बैग्स इन। देख रहे हैं, 2 सेम साइज का पेपर का कप लीजिए या फिर पेपर का बैग लीजिए। तो फिर यानी कि लाइट वेट में होना चाहिए। द इंटरवल पोजीशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ ए मेटल और वुडन स्टिक। एक वुडन स्टिक लेके उसके दोनों ओर, देख रहे हैं, ऐसे आपको बांधना है, लटकाना है उसको। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक। मिडिल ऑफ द स्टिक में एक थ्रेड से उसको झुलाइए। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड। और इसे थ्रेड को ऊपर उठा के उसी की मदद से आप स्टिक को पैरेलली ऐसे झुलाइए, जैसे बैलेंस में किया जाता है। हाँ, तो होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन ए बैलेंस। बैलेंस में जैसे कहते हैं। पुट ए बर्निंग, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, ऐसे एक बर्निंग कैंडल को एक के नीचे लाना है। तो क्या होगा? बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। एक के नीचे हमने बर्निंग कैंडल लाए तो फिर क्या होगा हाल? व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। अब हम देख रही हैं कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो थोड़ा हिल डुल रहा है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप। इसका मतलब ये हुआ क्या कि हवा, वहाँ का हवा जो है वो गर्म हो गया और वो ऊपर उठने लगा, राइज करने लगा। तो एज द वार्म एयर राइजेस अप, जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठने लगा, इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल। वो बैग को भी ऊपर
पुश करने लगा। तो इसी की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ होगा। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो फिर उसका ये मतलब हुआ कि जैसे वो वार्म हुआ वो लाइटर हो गया, और लाइटर हो जाने से वो तो ऊपर उठने लगता है। तो फिर इसी वजह से वो बेग को भी ऊपर उठाने लगा, पुश करने लगा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? अब आपको पता चल गया कि स्मोक ऊपर की ओर क्यों जाता है, नीचे की ओर क्यों नहीं जाता। ये और डिटेल में आगे समझाया गया है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपांड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। अभी ये नतीजा तो पूरा तय हो गया। आप याद कर लीजिए कि जब भी उसको एयर को गर्म किया जाता है वो फैल जाता है, एक्सपांड करता है, और जो छोटा जगह में रहता है वो अब बड़े जगह ऑक्युपाई करने लगता है। ऑक्युपाइज मोर स्पेस, इट एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, ऑक्युपाइज मोर स्पेस। इससे क्या होगा? व्हेन द सेम थिंग ऑक्युपाइज मोर स्पेस, वही सेम चीज अगर ज़्यादा जगह लगा तो इट बिकम्स लाइटर, यानी कि वो लाइट वेट हो गया है, हल्का हो गया है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो आप ये बात जान के रखिए कि वार्म एयर जो है ये कोल्ड एयर से लाइटर है, वजन उसका वार्म एयर का कम है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज ऑफ। यही तो कारण है कि स्मोक जो है वो फैल जाता है, एक्सपांड कर जाता है, लाइट वेट हो जाता है। लाइट वेट होगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा ना। तो इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेस एट ए प्लेस। ऐसे नेचर में कई सारे सिचुएशंस आते हैं जब एयर गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद फिर ऊपर उठने लगता है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर। तो जब एयर गर्म होके ऊपर उठने लगता है, आप याद रखिए उसी जगह पर प्रेशर लो होने लगता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रश इन टू फिल दिस प्लेस। और पहले गर्म हो जाता है और इसका प्रेशर कम हो जाता है और ये ऊपर उठने लगता है। तो उसी जगह प्रेशर कम होने के कारण चारों ओर से जहाँ पर कोल्ड एयर है वो प्रेशर कम होने वाले जगह की ओर बहने लगता है। और ये क्यों होता है? दिस रेट ऑफ कन्वेक्शन इन एयर, ये कन्वेक्शन के कारण होता है। कन्वेक्शन किसे कहते हैं? एयर में या फिर लिक्विड में हीट कंडक्शन होना, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन होता है। तो एज यू लर्न इन चैप्टर 4 में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट क्यों होता है? हमारी पृथ्वी में एक जगह ज़्यादा हीट होता है तो एक जगह कम हीट होता है, इसीलिए विंड करंट्स जनरेट होता है। आइए देखते हैं कि सिचुएशन एक्चुअली क्या है। फर्स्ट, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। You might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions gets warm. तो फिर आपने ज्योग्राफी पे पढ़ा है इक्वेटर रीजन पे सूर्य किरण डायरेक्ट गिरता है, इसीलिए मैक्सिमम हीट होता है। तो इसी जगह का एयर गर्म हो जाता है। द वार्म एयर राइजेस, जैसे ही ये गर्म होता है ये ऊपर उठने लगता है। ये तो एयर की नेचर है गर्म होने के बाद। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द, और ये कूलर एयर बहता है कहाँ से? रीजन इन द 0 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो फिर इक्वेटर में ज़्यादा गर्म हवा जो होता है वो ऊपर उठ जाने, गर्म हो जाता है, फिर ऊपर उठ जाने के कारण उसका दोनों ओर 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट जो है वहाँ से हवा इसकी इक्वेटर की ओर बहने लगता है। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो फिर नॉर्थ की ओर से और साउथ की ओर से, दोनों की ओर से इक्वेटर की ओर हवा बहने लगता है। एट द पोल्स, ऐसे पोल में क्या होता है? पोलर रीजन में द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्रीज। तो पोलर रीजन का विंड लेटीट्यूड 60 डिग्री के विंड की तुलना में ज़्यादा कूल होता है। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इन। तो 60 डिग्री के एरिया में इन कंपेरिजन टू पोलर रीजन वार्म एयर होता है, वो ऐसे वार्म होके ऊपर राइज करने लगता है। तो पोलर रीजन से ठंडी हवा 60 डिग्री लैटिट्यूड की ओर बहने लगता है टू टेक इट्स प्लेस। और इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड
एज सोन इन फिगर 8.8। इसी हिसाब से आपने देखा इक्वेटर रीजन पे कैसे हवा बहता है और पोलर रीजन से भी कैसे हवा जाना आना होता है। तो फिर ये फिगर 8.8 में हमको ये अच्छी तरह बताया गया है, आप देख पा रहे हैं। द winds would flown in the north south direction from north to south और from south to north। विंड ऐसा भी हो सकता था ना कि नॉर्थ से साउथ बहता या फिर साउथ से नॉर्थ बहता, पर ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? ये इसलिए कि ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये ऐसा नहीं होता और ये डायरेक्शन में चेंज होता है क्योंकि अर्थ की रोटेशन के कारण। अर्थ रोटेशन क्या है? अर्थ अपनी एक्सिस के ओर जो घूमता है उसे कहते हैं अर्थ रोटेशन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। हम हमारी सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। With this we complete the first part of the chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.